बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 7 तारीख है, इतवार का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का है। उस इंतखाबी मार्के की बात करेंगे। आपको उस इंतखाबी मार्के में क्या करना है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, कशीदा सूरत हाल है, इरादे कुछ और ही लग रहे हैं, उस सूरत हाल की बात करेंगे। और साथ में मलिक रियाज पर क्या बीती है। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, बहरिया टाउन के मालिक, और जो कुछ उन्होंने अपने बहुत से अलॉटीज़ के साथ किया है, अपने बहुत से ख़रीदारों के साथ किया है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की बात। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में आज जो इंतखाबी मार्का है, कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, ये 9,58,000 प्लस वोटर्स किस तरह से हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, वो पोलिंग स्कीम, उसमें जाना तो बेकार की बात है। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सिचुएशन है उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। कुल 33 नशिस्तें हैं यहाँ असेंबली की। बराह रास्त इंतखाब होगा 24 नशिस्तों पर। तो इन 24 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून, पीपी, इस्तेहकाम वाले, एमक्यूएम वाले, इनके साथ मुकाबला कर रही है। बाकी जो 7 हैं, उससे सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को पहले ही बाहर कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कुछ कर सकती है। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तें हैं, टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तें हैं। अब हुकूमत बनाने के लिए दरकार नशिस्तें हैं यहाँ 17, 2/3 यहाँ पर हो जाएगी 22 के साथ। तो ये जो इंतखाबी मार्का है अब भी खुला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट सिस्टम ने करार दे दिया है। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो यहाँ किया था इस्लामाबाद में, मरकज़ में, वही वहाँ हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। मैंने आपको बताया था कि मकामी सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि इस्तेहकाम वालों को कुछ ख़ास मोहब्बत हासिल है। अब किसकी बढ़तरी समझी जा रही है? जो अभी तक के तज्ज़िये हैं, पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। मुस्लिम लीग नून, इनकी गिलगित और बल्तिस्तान के बास शहरी हलकों में पोजीशन मजबूत है। वो जो फैक्टर होता है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत हो, उसकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनती है, ये हमने माजी में देखा है, तो उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2020 में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कश्मीर भी छीना गया, गिलगित बल्तिस्तान भी छीना गया। इसकी डिटेल में क्या जाना, सबको पता है कि कैसे हुआ था। अब की बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, साबिक़ वज़ीर आला हैं वहाँ पर, गुलबर खान, वो मिल गए हैं, कुछ साबिक़ पीटीआई वाले मिल गए हैं। तो ये स्पॉइलर बन सकते हैं, किसी के वोट ख़राब कर सकते हैं, किसी के वोट तोड़ देंगे, किसी को कहीं फ़ायदा हो जाएगा इनकी वजह से। किंग मेकर का किरदार भी ये अदा कर सकते हैं, इनको ख़ासी मोहब्बतें हासिल हैं। अब देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बाज़ आज़ाद तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि यहाँ मिला जुला कर हुकूमत बनाई जाएगी। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि इस इंतखाबी मार्के में क्या आपको आज़ादी है कि जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसको आप वोट दे सकें। क्या तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में, जहां बिलावल मौजूद, आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूद, गवर्नर पंजाब मौजूद, दीगर रहनुमा मौजूद, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सहूलत मैसर है? क्या मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ मौजूद, फिर उसके बाद उनके दामाद मौजूद, उनकी जमात के रहनुमा मौजूद, उनकी पंजाब से क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद, बैरून मुल्क से आए हुए, सड़कों पर लेटे हुए इंटरनेशनल अहमक मौजूद, पाकिस्तान भर से जमा करके मुस्लिम लीग नून ने अपने कुछ चेले चमाटे लौंडे लपाड़े वहाँ पर भेज दिए हैं, और उनके ज़रिए पाकिस्तान से बाहर से भी कहलवाया जा रहा है कि देखिए क्या ज़बरदस्त काम किया है। ये तमाम लोग वहाँ मुस्लिम लीग नून के लिए मौजूद, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ से देश निकाला। ये जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था देश निकाला, वो तो खुद
मियां नवाज शरीफ साहब झूठ बोल कर गए थे और गए थे अदालत से चंद हफ्तों की इजाज़त लेकर। 4 साल गायब रहे मियां नवाज शरीफ साहब। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में देश निकाला जुनैद अकबर को, देश निकाला शाहिद खटक को, देश निकाला सलमान अकरम राजा को, नईम हैदर पंजोता को, शौकत बसरा को, दीगर रहनुमाओं को, और बैरिस्टर गौहर के लिए कुछ नहीं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं कि जेल से बाहर चेयरमैन कुछ और लोगों की बहुत मान लेते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में सिचुएशन है। तो आपको क्या करना है? आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? किसी और को आप वोट देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, दीजिए। नून को वोट दीजिए, पीपी को वोट दीजिए, इस्तेहकाम को वोट दीजिए, एमक्यूएम को वोट दीजिए, मजलिस वहदत मुस्लिमीन को वोट दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो ये जो भांत भांत के निशान हैं, इन निशानों को वोट दीजिए। और ये अगर आप सोचते हैं कि सिस्टम ने इनको जूते मारकर बाहर कर दिया है तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वोट दीजिए। यकीन रखिए कि हमेशा हज़ारों मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है और फिर पूरा भी होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, उसके फ़ैसले, उसके करने के तरीक़े अपने हैं और सबसे बेहतरीन है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये बात याद रखिए। वोट दीजिए, वोट पे पहरा दीजिए। और आपको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बेहतर लगते हैं तो उनको वोट दीजिए। इस बात से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आसमान उनके खिलाफ, पहाड़ उनके खिलाफ, आप उनके साथ, काफ़ी है अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दीजिए। नून को देना है दीजिए, पीपल्स पार्टी को देना है दीजिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचकर वोट नहीं देंगे कि मेरे वोट से क्या होगा, तो फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना चाहते हैं उनका काम आसान हो जाएगा। जाइए, घरों से निकलिए, वोट दीजिए। यह अमल शुरू हो गया है तो फौरी तौर पर जाइए और जाकर वोट दीजिए। इतने वोट दीजिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कोई रोकना चाहता है और आप उनको वोट देना चाहते हैं तो इतने वोट दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रोकने वाले परेशान हो जाएं। वो दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं तो आप अपने वोट 1, 2, 3, 4 हज़ारों लाखों वोट उस बंद दरवाजे के सामने अपनी टांग की तरह अड़ा दीजिए ताकि वो दरवाज़ा बंद ना कर सके। ये आपको करना है और फिर उसके बाद बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हुक्म यही है। कोशिश कीजिए और नताइज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि मलिक रियाज के साथ क्या हुआ है। देखिए, मलिक रियाज के साथ हुआ यह है कि मॉरिशस में हमारे यहाँ के नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, उनके पैसे पकड़ लिए हैं। जो खबर जारी की गई उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बहरिया टाउन से मुंसलिक 4.5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स जो मॉरिशस में मौजूद हैं फ्रीज कर दिए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कराची की एहतसाब अदालत की मंजूरी से सिल्वर बैंक मॉरिशस में मौजूद 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स जो मुल्जिमान अहमद अली रियाज और मुबश्शिरा अली मलिक के नाम पर हैं मुंजमद कर दिए गए हैं। नैब ज़रा ये बताते हैं कि बहरिया टाउन ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क्स के ज़रिए जराइम से हासिल शुदा रकूम पहले UAE मुंतकिल की और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मॉरिशस पहुंचाई गईं। ये रकूम मुश्तरका अकाउंट्स में जमा कराई गई थीं जिन्हें अब मुंजमद कर दिया गया है। नैब ने वजारत ख़ारिजा के ज़रिए बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि इन रकूम की ज़ब्ती, और आमतौर पर ज़ब्तगी कहा जाता है, लेकिन कैसे होता है ये ज़ब्ती और ज़ब्तगी नहीं, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ज़ब्ती और पाकिस्तान वापसी के मराहिल आखिरी मरहले में बताए जा रहे हैं। रकम जो 4.5 मिलियन अमरीकी डॉलर है, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 1.25 अरब प्लस बनती है आज के डॉलर के हिसाब से। इसके बाद आखिरी चीज़ और बहुत अहम मामला है आज़ाद कश्मीर का मामला। देखिए, आज़ाद कश्मीर के इस मामले में ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस वक्त मीडिया हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, रियासत हमारे साथ ज़्यादती कर रही है और हमसे कहा जा रहा है कि हम इंडिया की सरपरस्ती में सब कुछ कर रहे हैं, हमें वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारे 38 मुतालबात देख लीजिए। मैं देख रहा था कि अफसार आलम साहब पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट, मुस्लिम लीग नून की जानिब से चेयरमैन पैमरा बनाए गए थे,
ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, صحافت چھوڑ چکے تھے, دوبارہ صحافی بن گئے ہیں. ابصار عالم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کشمیر کا اسٹیٹس بدلنے پر انڈیا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا. یہ فوج کے خلاف, پنجاب کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ چیزیں اس چیز کو تقویت دیتی ہیں کہ ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی انڈیا کی گیم کھیل رہی ہے. ابصار عالم سینئر صحافی ہیں, لیکن بندہ پوچھے کہ اس عمر میں ان سفید بالوں کے ساتھ کوئی عقل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ جو ان کے 38 چارٹر آف ڈیمانڈ میں مطالبات ہیں, ان کو شروع کریں آپ. حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ انڈیا کا مطالبہ ہے. مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی کی نشستوں کا خاتمہ, کیا یہ انڈیا کا مطالبہ ہے؟ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے مفت علاج کی سہولتوں کی فراہمی, کیا یہ انڈیا کا مطالبہ ہے؟ مفت اور یکساں تعلیم, یہ انڈیا مطالبہ کرے گا؟ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام, کیا یہ انڈیا مطالبہ کرے گا؟ پاکستان مقیم مہاجرین میں نوکریوں کا خاتمہ, آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ, کیا انڈیا یہ مطالبہ کرے گا؟ 5 kVA سے اوپر کمرشل بجلی بلات, ان کے سلسلے میں ان کے مطالبات, کیا یہ انڈیا کہے گا؟ بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد جو انہوں نے پہلے منظور کروائے تھے, کیا یہ انڈیا کرے گا؟ آٹے کے متعلق معاملات پر عمل درآمد, آٹا ایلوکیشن اور معیار, یہ انڈیا مطالبہ کرے گا؟ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دوران تحریک حکومت کی طرف سے درج کیے گئے مقدمات کا خاتمہ, بندہ عقل کو ہاتھ مارے, کیا یہ انڈیا کہے گا؟ اور پھر اس کے بعد آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ دیا جائے, موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے, آزاد پتنتا سدھنوتی سڑک کی تعمیر کی جائے, شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت ہو, لکڑی کی اسمگلنگ کی روک تھام ہو, پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہو. بندہ پوچھے کہ اتنی عمر کے بعد دماغ میں کچھ ہے یا نہیں ہے, کیا یہ انڈیا مطالبہ کرے گا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب انڈیا نے کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تو یہ لوگ نہیں بولے. وہ چینج کیا تھا 2019 میں, یہ بنی تھی 2023 میں. مطلب بندہ پوچھے عقل ہے یا نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں, کون سی باتیں کر رہے ہیں. عجیب و غریب لوگ ہیں یہ, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اور کون سی زبان استعمال کی ہے. شوکت میر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کر کے پیغام دے رہے ہیں, انہوں نے کون سی غلط زبان استعمال کی ہے؟ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ سیاحوں کو نکل جانے کا حکم دے دیا گیا, سیاحوں کے آنے پر 15 تاریخ تک پابندی لگا دی گئی, اور یہ پیک سیزن ہے, چھٹیاں ہیں پاکستان میں, یہ پیک سیزن ہے. سیکیورٹی بڑھا دی گئی, امتحانات ملتوی کر دیے گئے. راولا کوٹ میں دھرنا چل رہا ہے, ہزاروں افراد اس دھرنے میں موجود ہے, زیرو میڈیا کوریج ہے ان لوگوں کی. اور پھر اس کے بعد یہاں پر گولی چلی ہے. ان لوگوں کا الزام ہے کہ گولی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چلائی گئی ہے. سیکیورٹی فورسز اور حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں, گولی اندر سے چلائی گئی ہے, جو عمر نذیر کشمیری ہے گولی اس کی جانب سے چلائی گئی ہے. یہ الزام ہے, تو اس کی بھی آزادانہ تحقیقات کرا لی جائیں. اور اس کے بعد میں دیکھوں فیصل راٹھوڑ صاحب کو, تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں سنیں آپ, اور سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں جو انہوں نے کہا تھا اس کو سنیں آپ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں 12 عدد, ان پر فیصل راٹھوڑ صاحب کا موقف پہلے بالکل مختلف تھا اور اب بالکل مختلف ہے. لیکن یہ جو عقل کے اندھے ہمارے ہاں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انڈیا کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی عوامی حمایت کو تو دیکھیے. یہ کیا کسی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا یہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ یہ بالکل بنیادی عوامی مطالبات پر کام کر رہے ہیں, اور بنیادی عوامی مطالبات پر انڈیا کیوں کچھ کرے گا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.